हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई रेगुलरली कर रहे होंगे और हमारे वीडियोस भी काफ़ी हेल्प कर रहे होंगे आपकी इन वर्कशीट्स को कंप्लीट करने की, आपकी वर्कबुक को कंप्लीट करने के लिए। तो हमने स्टार्ट की थी आपकी सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कबुक का सॉल्यूशन, जिसमें हमने वर्कशीट 9 तक सॉल्यूशन देख लिया है। आगे बढ़ेंगे और स्टार्ट करेंगे वर्कशीट 10, जिसमें आपको 2 पद्यांश दे रखे हैं। सबसे पहला पद्यांश है आपका डस्ट ऑफ स्नो से लिया गया। तो डस्ट ऑफ स्नो से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस कविता के बारे में कुछ बता देती हूँ। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, किससे रिलेट है ये कविता या इसमें क्या कहा गया है। ठीक है, तो डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक कविता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके लेखक है, यानी कवि हैं, कवि है। तो जो दर्शाती है कैसे एक छोटी और महत्वहीन घटना किसी के मूड और जीवन के दृष्टिकोण पर एक शक्तिशाली प्रभाव डाल सकती है। यानी छोटी सी कोई घटना होती है ना, तो वो हमारी लाइफ में किस तरह चेंजेस ला सकती है, वो इसमें बताया गया है। कविता सर्दियों के बीच में भी चंगा करने और बदलने की प्रवृत्ति का शक्ति का उत्सव बताया गया है इसमें कविता में। ठीक है, तो क्या होता है ना कि कविता की शुरुआत में जो हेमलॉक के पेड़ पर बैठे एक कौवे के वर्णन से होती है इस कविता की शुरुआत, जिसमें देखिए सबसे पहले हम इसे पढ़ेंगे, देन मैं आपको इस पूरी कविता का सारांश बताऊंगी। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। कविता की शुरुआत में हेमलॉक के पेड़ पर बैठे जो कौवा होता है ना, जो उसके वर्णन से होती है। स्पीकर जो है, जो बोल रहा है इस कविता को, बर्फीले जंगल से गुजर रहा होता है। तब अचानक एक कौवा हेमलॉक पेड़ से बर्फ को हिलाता है, जिससे स्पीकर पर बर्फ की धूल गिरती है, यानी डस्ट ऑफ स्नो, जो कि इस कविता का शीर्षक है डस्ट ऑफ स्नो, वो गिरती है। वक्ता इसे मनोदशा में बदलाव के रूप में वर्णित करता है, जो उनके दिन को बदल देता है और ये छोटी सी घटना उनका मूड पूरा तरह से बदल देती है। इसी का इसमें वर्णन किया गया है। तो आगे इस कविता में क्या होता है ना कि उसकी पूरी जो थकान होती है, मूड जो होता है निराशा से भरा, वो दूर हो जाता है। अचानक से परिवर्तन को पैदा कर देता है, क्योंकि वो पल सुंदरता और सादगी दर्शाते हैं। उस कवि के लिए अनुभव होता है कि ये क्या था, तो उसे काफ़ी आनंदित महसूस करने का महसूस होता है। तो इसमें वर्णन हो रहा है उसका। और जो इसकी कविता के एंडिंग में जो कवि है वो बताते हैं कि सुंदरता और अनुग्रह के इस छोटे से क्षण में व्यक्ति के जीवन की दिशा बदलने की शक्ति है। इसका तात्पर्य यह है कि बर्फ की धूल में दुनिया को बदलने की शक्ति है, या कम से कम उनकी धारणा है, और यह शक्ति हर किसी के लिए उपलब्ध है अगर वे इसके लिए खुले हैं। कुल मिलाकर डस्ट ऑफ स्नो जो है, इसमें बताया गया है कवि के द्वारा प्रकृति की सुंदरता और शक्ति पर एक संक्षिप्त लेकिन शक्तिशाली ध्यान है। यह एक अनुस्मारक है कि हमारे जीवन के सबसे अंधेरे और सबसे कठिन क्षणों में भी हम सुंदरता के छोटे और अप्रत्याशित क्षणों में सांत्वना और आशा पा सकते हैं, जिनसे हम घिरे हुए हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे इससे रिलेट कुछ क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द राइम स्कीम एंड राइमिंग वर्स। The rhyme scheme is A B A B C D C D. Rhyming words used in poem: Dude of snake, snow, crow, snow, me, tree, heart, part, mood, rude. तो देखिए ए बी किस तरह से आपको वर्णित किया गया है। यहाँ पर देखिए ये जो कविता है, इसमें ये ए लाइन है, इसे बी कहा गया है। तो ए के सिमिलर यहाँ पर देखिए क्रो स्नो हो रहा है, इसी तरह से बी के सिमिलर मी ट्री, ये बी है, ये सी हो गया, ये सी और ये डी हो गया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर इन लाइंस को बताया गया है। तो हार्ट, पार्ट, मूड, रूड, इस तरह से यहाँ पर कहा गया है इन्हें। तो राइमिंग वर्ड्स हो गए ये, देखिए है ना, एक जैसे सुनने में एक जैसे वर्ड्स लगना, जिनकी ध्वनि एक जैसी लग रही है बट अर्थ अलग अलग होते हैं, तो उन्हें कहा जाता है राइमिंग वर्ड्स। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो? What does the poet say he has changed his mood? How has the poet's mood changed? तो क्या है डस्ट ऑफ स्नो? तो हमने समझ ही लिया है इसको, कैसे मूड को चेंज कर देता है अचानक से उस पोइट के। तो ये यहाँ पर आपको वर्णित करना है। हाउ हैज़ द पोइट्स मूड चेंज, कैसे हो जाता है उसका मूड चेंज। तो डस्ट ऑफ स्नो इज़ यूज हियर फॉर वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो। जो डस्ट ऑफ स्नो होता है, स्नो का बहुत फाइन पार्टिकल होता है। स्नोफॉल आपने अगर देखा है, बर्फीले स्थानों पर होता है।
तो धूल भरी बर्फ होती है वो। सडन स्नोफॉल चेंज द पोइट मूड, अचानक से उसका पोइट का मूड चेंज हो जाता है स्नोफॉल के गिरते उसके ऊपर। हिज मूड बिकेम जॉली डिस्पाइट ऑफ सैडनेस, सैडनेस की बजाय वो उसे उत्साहित कर देता है, मनोरंजक कर देता है। इट रिफ्रेश्ड हिम फॉर द रेस्ट ऑफ डे, ये उसके लिए रिफ्रेशमेंट की तरह हो जाता है उसकी डे, जो कि उससे निराशा से भरा हुआ उसका जो दिन होता है उसमें रिफ्रेशमेंट का काम करता है डस्ट ऑफ स्नो। थर्ड क्वेश्चन है ब्रीफली इंटरप्रेट द थीम एंड आइडिया ऑफ द पोइम डस्ट ऑफ स्नो। 20 वर्ड्स में आपको लिखना है। द थीम ऑफ द पोइम डस्ट ऑफ स्नो इज दैट इवन अ स्मॉल थिंग कैन ब्रिंग ड्रास्टिक चेंज इन वंस लाइफ, छोटी सी चीज़ भी आपकी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर सकती है। द central idea of the poem Dust of Snow, written by Robert Frost, is that one may have the worst day or time of his life, but a little good thing can make it quite amazing. वो उनके लिए बहुत ज़्यादा रोस्ट डे होता था, वो बुरा दिन होता है, बट एक छोटी सी चीज़ उस डे को उत्साहित से भर देती है, मनोरंजकता से भर देती है। तो यहाँ पर ये ब्रीफली इसका एक संक्षिप्त वाक्यांश हो गया इस पोइम का। ठीक है, तो ये डन होता है डस्ट ऑफ स्नो से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स। नेक्स्ट हम देखेंगे सेकंड, यहाँ पर है फायर एंड आइस। तो ये कविता भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट से लिखी गई कविता है, उनके द्वारा ही लिखी गई है, फायर एंड आइस। तो यहाँ पर इस कविता में जो कवि ने बताया है वो मैं आपको सारांश में बता देती हूँ, जो मानव भावनाओं की विनाशकारी प्रकृति की पड़ताल करती है, विशेष रूप से इच्छा और घृणा की, ये कविता के रूप में। कविता दो विरोधी ताकतों आग और बर्फ के बीच एक विरोधाभास प्रस्तुत कर रही है, जो जुनून और शीतलता के चरम का प्रतिनिधित्व करती है। फ्रॉस्ट इस विरोधाभास का उपयोग यह सुझाव देने के लिए करते हैं कि इच्छा और घृणा दोनों में दुनिया को नष्ट करने की क्षमता है। अगर इच्छा हुई तो वो भी नष्ट कर सकती है और घृणा भी नष्ट कर सकती है, और इस विनाश से बचने का एकमात्र तरीका जो है वो है संतुलन और संयम। तो कविता स्टार्ट होती है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड और डिजायर, होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो देखिए यहाँ पर फायर, डिजायर, ये राइमिंग वर्ड्स हैं। तो यहाँ पर आपने जैसे पहले देखा था हमने ए बी, इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं इसको। तो देखिए ए बी, ए फायर, डिजायर, तो इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं। आइस, ट्वाइस, आइस का क्या बन गया, ट्वाइस। इन नेक्स्ट स्टेंजा, ठीक है, नेक्स्ट स्टेंजा में आया हुआ है आइस ट्वाइस। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर इस कविता के थ्रू रॉबर्ट फ्रॉस्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया या तो आग या बर्फ में समाप्त हो जाएगी। इसके माध्यम से सुझाव देते हैं कि आग और बर्फ दोनों में दुनिया के अंत लाने की क्षमता है। आग इच्छा और जुनून से जुड़ी हुई है और पूरे ग्रह सहित सब अपने रास्ते में सब कुछ भस्म कर सकती है। दूसरी ओर बर्फ जो है वो घृणा और शीतलता से जुड़ा हुआ है, दुनिया को मौत के घाट उतार सकता है। तो इसका जो सेकेंड स्टेंजा है उसमें कविता के माध्यम से कवि बताते हैं कि इच्छा और घृणा आपस में जुड़े हुए हैं, वे दुनिया के विकास का कारण बन सकते हैं। इच्छा घृणा को जन्म दे सकती है क्योंकि लोग अपने जुनून से भस्म हो जाते हैं और अपनी भावना को नियंत्रित करने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि किसी चीज़ की जो अति होती है ना वो भी आपको नष्ट कर सकती है, और अपनी भावना को नियंत्रित करने में क्योंकि वो असमर्थ होते हैं तो वो उसे नष्ट कर देते हैं, यानी जो जुनून है वो भस्म कर देता है उस व्यक्ति के जीवन को। इसी तरह घृणा इच्छा को जन्म दे सकती है क्योंकि लोग बदला लेना चाहते हैं और स्वयं के क्रोध से ग्रस्त हो जाते हैं, और बदला लेने की भावना में वो अच्छा गलत भूल जाते हैं और अपना बुरा कर बैठते हैं। तो दोनों का ही अति बेकार होता है, इस कविता के माध्यम से कवि बताना चाह रहे हैं। तो फ्रॉस्ट जो है वो सुझाव देते हैं कि दुनिया में सद्भाव की स्थिति में रहने के लिए आग और बर्फ, इच्छा और घृणा का संयोजन आवश्यक है। उनका सुझाव है कि प्रेम इस संतुलन की कुंजी है क्योंकि इसमें इच्छा और घृणा दोनों को नियंत्रित करने की शक्ति है। कुल मिलाकर अग्नि और बर्फ यानी फायर एंड आइस मानव भावनाओं की विनाशकारी शक्ति और विनाश से बचने के लिए संतुलन और संयम की आवश्यकता पर ध्यान को केंद्रित कर रही है। ये एक चेतावनी है कि अगर हम सावधान नहीं हैं तो हमारे जुनून और इच्छाएं हमें भस्म कर सकती हैं। यह कि
केवल अपनी भावनाओं के बीच संतुलन पाकर हम ऐसी दुनिया में रहने की उम्मीद कर सकते हैं जो हमारे अपने कार्यों से नष्ट नहीं होती है। तो मैंने कंप्लीट जो आपकी कविता है उससे रिलेट यहाँ पर आपको बता दिया है कि इस कविता में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द राइमिंग स्कीम एंड राइमिंग वर्ड्स। तो देखिए राइमिंग वर्ड्स यहाँ पर हो गए फायर, डिजायर, आइस, ट्वाइस, सेकेंड स्टेंजा में जो कि है। तो फायर, डिजायर, फायर यहाँ पर ABAA में जो कि दिया गया है, ठीक है। तो राइमिंग स्कीम ऑफ पोइम इज ABAA हो जाएगा और जो वर्ड्स हैं वो इस तरह से हो जाएंगे। तो आइस का मैंने ट्वाइस लिखा, ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि ब्रैकेट नेक्स्ट जो स्टेंजा है वो यहाँ पर नहीं दे रखा है। ब्रीफली इंटरप्रेट द थीम एंड आइडिया ऑफ द पोइम फायर एंड आइस। तो ब्रीफली एक इंटरप्रेट में अगर हम बताए ब्रीफली इस पोइम की जो भावनाएं हैं उसे, तो यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे द पोइम फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज अ मेटाफोर फॉर ह्यूमन परसेप्शंस ऑफ डिजायर एंड हेटर्ड। उनकी जो इच्छाएं हैं, उनकी जो घृणाएं हैं, उनको दिखाया गया है। द पोइम टॉक्स अबाउट टू डिफरेंट व्यूज ऑफ हाउ द वर्ल्ड विल एंड आइदर बाय फायर और आइस। तो ये डन होता है आपका कंप्लीट जो वर्कशीट है 10 का सॉल्यूशन। आई होप आपको दोनों ही स्टेंजा, दोनों ही जो आपके पद्यांश दे रखे हैं अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको तुरंत से उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और इसी तरह आपकी कक्षा से रिलेट, एग्जाम से रिलेट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम देखते रहेंगे। तो जुड़े रहे आपके अपने चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।